हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चैप्टर जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 22 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। केमिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस की बात हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सिक्रीशंस होने वाली हैं या हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशंस होती हैं डेली बेसिस पे, जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन नाम इसलिए दिया है क्योंकि कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर ब्रेन ने कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ की, हाइपोथैलेमस ने फॉर एग्जांपल, और हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन है, वो अगर उसको कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा, तो सिक्रीशन के रिलीज़ होने का फ़ायदा क्या है? फिर इंटीग्रेशन नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये सब इंटीग्रेटेड वे में काम करती हैं। यानी कि अगर कोई सपोज एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसने एक सिक्रीशन सिक्रीट कर दी, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ कर दिए, कुछ भी केमिकल सिक्रीशंस रिलीज़ कर दी, और दूसरे ऑर्गन ने उसको मान लो रिस्पॉन्स भी कर दिया, तो क्या वो सिक्रीशंस हमेशा रिलीज़ होती रहेंगी? क्या वो हमेशा ही उसको रिसीव करता रहेगा? क्या उसको रोकने के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा? तो इंटीग्रेटेड वे में काम होता है कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत के हिसाब से कोई काम होना है बॉडी के अंदर, उसी हिसाब से होता है। ऑर्गन्स भी उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो केमिकली चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटेड वे में, कि अभी किस चीज़ को ज़रूरत है किस सिक्रीशन की, तो कोऑर्डिनेटेड वे में रिलीज़ भी होती हैं और इंटीग्रेटेड वे में काम भी होती हैं। यानी कि इकट्ठे मिलजुल के हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर सिक्रीशन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स भी करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो कोई हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है तो सिर्फ वो हार्मोन ही रिलीज़ होगा, बाकी सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। ऐसा नहीं होता, सारी एक्टिविटीज़ इकट्ठे काम करती हैं। तो हमारी बॉडी ये चीज़ मेंटेन करती है कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में काम होना चाहिए बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर कुछ दो तरह का सिस्टम प्रेजेंट है। एक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में बात कर चुके हैं। एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि जिस सिस्टम को हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम नाम से पता चल रहा है, दो पार्ट्स में टूट रहा है। न्यूरो फॉर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम करते क्या है हमारी बॉडी के अंदर? किसी भी बॉडी के अंदर ये इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं। ऑब्वियसली इंटरनल कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि आपस में इनके मतलब बॉडी के अंदर ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं सिक्रीशंस के माध्यम से। जैसे हम तो बोल के अपनी लैंग्वेज से बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं कि किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या जैसे भी है हम हर चीज़ को कम्युनिकेट करके कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ये सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और रेगुलेट करते हैं एंड रेगुलेट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये जो रेगुलेशंस होते हैं ये इन सिस्टम की वजह से होते हैं, और ये बिल्कुल कंट्रोलिंग वे में इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इन्हें कंट्रोलिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। हम इन दोनों को कंट्रोलिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। क्यों कंट्रोलिंग सिस्टम कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं कि किस तरीके से कब हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल करना है। क्लियर? अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में ऑब्वियसली डिफरेंस तो है, इसीलिए इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगर सेम होते तो इन्हें अलग अलग नाम ना दिए गए होते। तो थोड़ा सा हम नर्वस सिस्टम की तरफ ना चलकर बात करेंगे हार्मोनल सिस्टम की, या थोड़ा डिटेल में अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम, बस बेसिक से एक बात जान लीजिए कि एंडोक्राइन वर्ड जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि बात जिन सिक्रीशन की हो रही है वो सिक्रीशन होते हैं हॉर्मोन्स। अभी क्या होते हैं इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन एंडोक्राइन नाम आते ही आप ये समझ जाएं कि बात हॉर्मोन्स की हो रही है। हॉर्मोन्स के बारे में ही हमें सारा पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स कैसी इंफॉर्मेशन? हार्मोनल इंफॉर्मेशन, यानी कि हॉर्मोन्स की इंफॉर्मेशन। क्लियर?
अब जो हमें थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ना है वो ये हमें पढ़ना है कि किस तरीके से जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है और जो हार्मोन्स की फंक्शनिंग है किस तरीके से ये एक केमिकल मैसेंजर्स या रेगुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर? उसके लिए ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें ये जानना क्या ज़रूरी है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स बड़ा सुना होगा आपने ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं हार्मोन, या ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या ग्लैंड्स, ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। हम 8th क्लास से या मे बी शायद 6th क्लास से हम इस वर्ड को शायद सुनते आ रहे हैं, बट 8th क्लास में तो ज़रूर आपने ये वर्ड सुना होगा। ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ये ग्लैंड है क्या? ये ग्लैंड नाम दिया है हमारी बॉडी के अंदर, जस्ट एक नाम है। ये नाम किसको दिया गया है? कोई भी सेल हो सकता है ग्लैंड, कोई भी टिश्यू हो सकता है ग्लैंड, कोई भी ऑर्गन हो सकता है ग्लैंड। यानी कि ग्लैंड कोई भी ऐसा सेल या कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन कुछ भी हो सकता है जो कि केमिकल कंपाउंड्स सिक्रीट कर रहा है। यानी कि ऐसा कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो कि क्या सिक्रीट कर रहा है, सिक्रेटिंग एनी केमिकल कंपाउंड, उसे हम ग्लैंड बोल देते हैं। राइट? अब ये केमिकल कंपाउंड क्यों रिलीज होता है? ताकि जो भी फंक्शनिंग है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग है, उसे परफॉर्म कर सके। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स विच secretes certain useful chemical compounds required for particular functioning. Clear? इन्हें हम ग्लैंड्स कह देते हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ नाम लिखा है सेल, टिश्यू और ऑर्गन के बारे में, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ ये सेल, टिश्यू और ऑर्गन होते क्या हैं। कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका मिलके बना होता है? सेल का मिलके बना होता है। ठीक है, सेल का मिलके बना होता है। वैसे ये सेल है क्या? ये सेल का बना तो होता है, बट ये सेल है क्या? ये सेल होता है, फॉर एग्जांपल, देखो बहुत ज़्यादा इस बारे में हम बात करते हैं और एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा ये वाला एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं घर बनाने की, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिक का, ईंट का। ठीक है, जब बहुत सारी ईंटें आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुने, जब बहुत सारी ईंटें हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं, क्या तैयार हो गई हमारी? दीवार। राइट? दीवार, वॉल, एक वॉल क्रिएट हो गई। बहुत सारी वॉल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई। ठीक है, एनी बिल्डिंग, ये वैसे मैंने सूटकेस लग रहा है ये, बट ठीक है, कोई भी बिल्डिंग तैयार हो गई। ठीक है, जैसे भी है वो बिल्डिंग, इसे अब बिल्डिंग समझें। सपोज दिस इज बिल्डिंग। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग तैयार हो गई। यानी कि जब हमने एक यूनिट ली, एक यूनिट को तो हम बोल देते हैं ईंट। राइट? दीवार, सॉरी, ब्रिक, ईंट। बहुत सारी ईंटें जोड़ी तो बन गई वॉल, यानी कि दीवार बन गई। अब जब दीवारें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो हम उसे कोई भी बिल्डिंग बोल देते हैं। सपोज घर बन गया, ठीक है, घर बन गया, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी बनती है। कैसे? कोई भी सपोज ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है। रफली एक डायग्राम बना रही हूँ मैं ह्यूमन बीइंग का। सपोज दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग। अब आपको पता है कि उसकी आंखें होती है, उसकी नाक होती है, उसका मुंह होता है, उसके कान होते हैं, उसके बाल होते हैं, ठीक है, उसके हाथ होते हैं, उसके पैर होते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को जूम करके देखूँ, मान लो मैंने इसको जूम करके देख लिया, तो बहुत छोटे छोटे से ना हमारे बॉडी के अंदर ना सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको ऐसे इंडिविजुअल सेल तो नज़र नहीं आता। ठीक है, बहुत ही छोटे क्या होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो मुझे एक सेल नज़र आएगा, ठीक है, ये एक सेल है। जब सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है। यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कभी कट लग जाता है तो आपका सेल तो रप्चर होता ही होता है, लेकिन टिश्यू रप्चर हो जाता है। क्लियर? टिश्यू रप्चर हो जाता है। अब टिश्यू मिल के क्या बना रहे हैं? टिश्यू मिल के बना रहे हैं ऑर्गन। ऑर्गन कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हार्ट की, ठीक है, दिस इज़ हार्ट फॉर एग्जांपल। तो इस हार्ट के अंदर, ये हार्ट तो पूरा ऑर्गन है, हम हार्ट की बात करते हैं तो दिस इज़ अ ऑर्गन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गन, है ना, ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन किससे मिलके बना? बहुत सारे सेल से मिलके तो बना है, लेकिन अगर ऑर्गन को मैं जूम करके देखूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि इसके अंदर तो कोई टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है इसके अंदर। अब टिश्यू को भी और जूम करके देखा, बहुत सारे मिलके तो क्या हो गया, टिश्यू बोल दिया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक का नाम लेना है, मुझे सपोज इसका नाम लेना है, ये क्या है, तो मैं क्या बोलूँगी? सेल है, दिस इज़ अ सेल। तो ऐसे ही कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन हो सकता है जो कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर सिक्रीट कर रहा है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? ग्लैंड। हम उसे ग्लैंड बोल देते हैं। क्लियर? ग्लैंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के टाइप्स की। ग्लैंड्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंड 3 तरह का हो सकता है इनकी फंक्शनिंग के हिसाब से, ठीक है। एक ग्लैंड होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक ग्लैंड होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। वन बाय वन थोड़ा सा समझाऊंगी मैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड, बस ध्यान रखना हमेशा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो डक्ट के थ्रू कोई भी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, डक्ट के थ्रू, ठीक है। डक्ट क्या होती है? कोई भी ट्यूब है उसे हम डक्ट कह देते हैं, ठीक है। ये कोई ट्यूब है जिसे हम डक्ट कह देते हैं। तो डक्ट के थ्रू रिलीज़ होती है और फिर बाद में हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को कुछ भी जो भी केमिकल सिक्रीशन रिलीज़ हो रहा होता है वो मिल जाता है, ठीक है। अब होता कैसे है ये, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल सेबेशियस ग्लैंड्स इन स्किन, सेबेशियस ग्लैंड्स इन स्किन। अब ये स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड है तो हमें कभी पता क्यों नहीं चला? हमें पता चलता है। सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, हम उन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ऑयल सिक्रीट करने वाले, आप कैसे आइडिया लगा सकते हो? जब भी हम बात करते हैं, किसी की ऑयली स्किन होती है, ठीक है, ड्राई स्किन होती है तो चलो ठीक है, ऑयली स्किन होती है किसी की, तो क्या होता है उससे? ऑयली स्किन होने की वजह से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं इंसान जिनके थोड़ी देर के बाद ऑयल सिक्रेट होना, यानी कि उनके फेस पे कुछ ऑयली सा टेक्सचर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है उन्होंने मुंह पे तेल लगा रखा है और शाइन करती है उनकी स्किन अलग से। वो क्या है? वो एक्चुअली उनकी स्किन के अंदर कुछ डक्ट प्रेजेंट होती है। सपोज दिस इज़ द सरफेस ऑफ अ स्किन, इसमें कुछ डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इन डक्ट के अंदर ऑयल स्टोर होता है। ये ऑयल जब ये जो ट्यूब दिख रही है, दिस इज़ द ट्यूब, ये ट्यूब है। इस ट्यूब के थ्रू जब ये ऑयल बाहर आ जाता है तो क्या हुआ? सिक्रीशन रिलीज हुई, सरफेस पे सिक्रीशन रिलीज हो गई, तो ये क्या हो गया? ग्लैंड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम बात करें, ये स्किन के अंदर कोई भी अगर इनवर्ड कोई भी इनफोल्डिंग अगर प्रेजेंट है तो सेल्स की बनी होगी ऑब्वियसली, या कुछ टिश्यू की बनी होगी। तो जब इन टिश्यूज़ के अंदर कुछ ऑयल स्टोर रहता है
तो वो क्या आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है, स्किन की सरफेस पे, जिसकी वजह से हमें स्किन ऑयली नज़र आने लग जाती है। और इन्हीं ग्लैंड्स को, ये जो ग्लैंड है जो ऑयल स्टोर करके रख के बैठे हैं, इन्हीं ग्लैंड्स को हम बोल देते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीबम प्रेजेंट है। सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, सीबम एक्चुअली या ऑयली जो सब्सटेंस होता है, ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है, ताकि फर्दर रप्चर ना हो सके, हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। फिर एक ग्लैंड होते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। सलाइवा को हम हिंदी में लार भी बोलते हैं, थूक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। सपोज दिस इज आर बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में मान लो यहाँ पे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड। 3 तरीके के ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं चीक्स के साइड में, ठीक है, चीक्स पे। एक होते हैं हमारे टंग के नीचे, जीभ के नीचे वेसल्स होती हैं, वहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। एक होते हैं हमारे मैंडिबुलर रीजन में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको बताऊंगी अच्छे से क्या होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा को स्टोर करके रखते हैं। तो सलाइवा जब रिलीज होता है तो सपोज दिस इज द, ये हमारा बक्कल कैविटी का एक रीजन है, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे सलाइवा स्टोर हो रहा है, दिस इज सलाइवा, ठीक है। और ये सलाइवा ऊपर आ जाता है, रिलीज हो जाता है सरफेस के ऊपर, और लार बनती है, ठीक है। ये सलाइवा सरफेस पे आ जाता है, ये भी डक्ट के थ्रू रिलीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक होते हैं हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो कि HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से, HCl, पेप्सिनोजन और म्यूकस क्या होता है। थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। जब हम बात करते हैं हमारे स्टमक की, तो हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है। HCl आपको पता है एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ताकि खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सके, साथ के साथ जर्म्स को मारने के लिए भी HCl इस्तेमाल होता है। हमारे स्टमक की लाइनिंग पे बहुत ही थिक एक सब्सटेंस रिलीज़ हुआ होता है जो कि हमारे स्टमक को इस एसिडिक कैरेक्टर से बचाने में मदद करता है। इसे हम बोलते हैं म्यूकस, दिस इज़ म्यूकस। म्यूकस और एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। ये एक्चुअली प्रोटीन्स को तोड़ता है हमारी बॉडी में, और पेप्सिनोजन को फर्दर पेप्सिन में तोड़ने का काम भी HCl करता है। तो बहुत अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर के अंदर मैं इसको बताऊंगी, स्टडी करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी जो रिलीज़ होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर ऐसे ही इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, डक्ट्स की, जो कि इन सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं। इनके इस लेयर में प्रेजेंट होती हैं, लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं ये ग्लैंड्स जो कि इन्हें रिलीज़ करते हैं। क्लियर। फिर इन सब एग्जाम्पल, ये जो मैंने नाम लिए, ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के। कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे रूट्स के, यानी कि हमारे स्किन के अंदर रूट्स में प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये भी बता देती हूँ। स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट क्या होता है, पसीना। जो पसीना रिलीज़ होता है वो पसीना एक्चुअली ऑयल और कुछ गैसेस का सिक्रीशन होता है, ठीक है, और वाटर होता है, ठीक है। तो जो स्वेट रिलीज़ करते हैं, जो स्वेट स्टोर करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है सपोज, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स।
ये स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। होता क्या है, सेम प्रोसीजर है, डक्ट के थ्रू होता है। दिस इज़ डक्ट, ये जो मैंने बनाया दिस इज़ डक्ट, ये डक्ट है, ठीक है। हमारे स्किन का जो डर्मिस वाला रीजन है, ठीक है, स्किन में क्या होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। जो एपिडर्मिस के बाद एक लेयर, एक रीजन होता है जिसे हम डर्मिस कहते हैं। तो इसकी जो रूट होती है डर्मिस के रीजन में प्रेजेंट होती है। इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। जनरली यहाँ पे एक टिश्यू स्टोर होता है जिसे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिक्रीशंस हुई, ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि यहाँ स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट प्रोड्यूस करेगा और ये इस डक्ट के थ्रू हमारे स्किन के ऊपर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पसीना, स्वेट रिलीज करने वाला ग्लैंड होता है, इसे हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर एक दूसरे तरीके का ग्लैंड है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं, सॉरी वो ऊपर वाला था एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर एक और तरीके का ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ा था कि डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, कोई भी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू सिक्रीट होती है, ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो डक्टलेस है, यानी कि इसको अपने सिक्रीशंस को रिलीज़ करने के लिए किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर डक्ट की ज़रूरत नहीं है तो रिलीज़ कैसे होगा, ये रिलीज़ होगा डायरेक्टली ब्लड के अंदर। दिस इज़ सपोज ब्लड, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होगा, ब्लड के अंदर सिक्रीशंस सिक्रीट हो जाएंगी, इसे हम क्या बोल देंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मान लो सिक्रीशन है, हार्मोन रिलीज हुआ, ये जो येलो वाला मैंने बनाया दिस इज़ हार्मोन, ये ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। और एक्सोक्राइन के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सोक्राइन के अंदर नो हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, नो हार्मोन या नो हार्मोनल रिलीज। लेकिन एंडोक्राइन की जब भी हम बात करेंगे और जब भी हम एंडोक्राइन की सिक्रीशंस की बात करेंगे, इसमें हमेशा हार्मोनल सिक्रीशन होता है, ऑलवेज हार्मोनल सिक्रीशन। यानी कि इतनी बात तो क्लियर है कि जब भी हम हार्मोन्स की बात करेंगे और जब हम उससे रिलीज़ होने वाला, यानी कि हार्मोन्स जिससे भी रिलीज़ होंगे उस ग्लैंड की बात करेंगे, तो वो ग्लैंड कैसा होगा, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। क्लियर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो जानने से पहले ये देखते हैं कि आखिर ये कैसे रिलीज़ करते हैं। अभी ग्लैंड्स के नाम मैं बताऊंगी, तो सपोज़ ये कोई भी ग्लैंड है, ठीक है, इसने कोई सिक्रीशन सिक्रीट कर दी। अब सपोज़ इसको सिक्रीशन सिक्रीट करवानी है और ये चाहता है कि इसकी जो सिक्रीशन सिक्रीट हुई हैं वो कहाँ जाकर एक्ट करे, वो जाकर एक्ट करे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। अब जितने भी ग्लैंड्स हैं, मेन जो ग्लैंड होता है जिसे हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा ब्रेन हमेशा क्या देता है, सिग्नल देता है, दिस इज़ ब्रेन, हमारा ब्रेन सिक्रीशन देगा। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है, ये क्या करता है, इसने इंडिकेशंस दे दी कि थायराइड हार्मोन रिलीज़ करवाना है। तो थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड, इस नेक रीजन के अंदर ये सिक्रीशन क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। ये सिक्रीशन को पहुंचाया जाएगा नेक रीजन में, ताकि वो, अब ऐसे कैसे पहुंचाया जाएगा, ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ये सिक्रीशन रिलीज़ होती हैं ब्लड के अंदर, ब्लड ट्रैवल करता है नेक रीजन के पास जहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इस थायराइड ग्लैंड के पास ये सिक्रीशन ट्रैवल होकर जाती हैं और रिलीज़ हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं। थायराइड ग्लैंड के पास ये सिक्रीशन रिलीज़ हो गई। अब ये सिक्रीशंस क्या करती हैं, आगे जाके स्टिमुलेट करती हैं ताकि थायराइड ग्लैंड जो इसका काम है वो अपना काम ये कंप्लीट कर सके। अब क्या काम है वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा हार्मोन है जो रिलीज़ होता है। तो ये हार्मोन सिक्रेट करता है और उसको जाके इंडिकेट कर देता है कि तुमको अभी हार्मोन रिलीज़ करना है, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीज़ करो और उस हार्मोन के से काम करवाओ, ठीक है। तो वो हार्मोन से काम करवाना होता है एक्चुअली,
ठीक है। तो जितने भी हमारे पास डक्ट लेस ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक और जो हमारा ग्लैंड है इसे हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, बेसिकली डिफरेंट तो होता है, लेकिन हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम दोनों की बात करते हैं। किन दोनों की? एक्सोक्राइन की भी और एंडोक्राइन की भी। यानी कि कोई भी ग्लैंड अगर हेट्रोक्राइन है तो जाहिर सी बात है कि वो हार्मोन भी रिलीज़ कर सकता है और दूसरे सिक्रीशंस को भी रिलीज़ कर सकता है, हार्मोन्स के अलावा वाली। यानी कि हार्मोन्स अगर सिक्रेट हुए तब तो हम बोल देंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो यानी कि हार्मोनल सिक्रीशंस भी सिक्रेट करेगा, साथ के साथ हार्मोन्स के अलावा जो बाकी सिक्रीशंस होती हैं वो भी सिक्रेट करेगा, उसे हम बोल देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसका एक जो एग्जाम्पल है वो होता है पैनक्रियाज और गोनैड्स, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि ये एक्सोक्राइन भी होते हैं, ये एंडोक्राइन भी होते हैं। ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एक टर्म के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक टर्म होती है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, जब भी आप लॉजी वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है स्टडी। तो एंडोक्राइनोलॉजी नाम से पता चल रहा है किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड, और साथ में क्या? रोल ऑफ देयर सिक्रीशंस, क्योंकि सिक्रीट तो करेंगे, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना। तो इनके सिक्रीशंस का रोल क्या है, साथ में इनकी स्टडी को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ओके। और जिस इंसान को, जो कि इंसान स्पेशलाइजेशन होती है जिसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ, उस इंसान को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट। जब ऐसे आप नाम पढ़ते हो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हार्ट को स्टडी करता है, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, कौन होता है? अ पर्सन who specializes in endocrine glands is known as endocrinologist. Clear? Hopefully आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. This is all for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe this channel and like this video. Thank you so much.